नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आखिर सभी विपक्षी दलों ने नारी शक्ति के आगे घुटने टेक दिए। जो बीजेपी जो अधिनियम लाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में 33% महिला आरक्षण के लिए वो पास हो गया। 3 दशक से जो है ये अटका पड़ा हुआ था और कोई भी सरकार इसे पास नहीं करवा सकी। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो एक कानून बन जाएगा। टाइम लगेगा, जो डिलिमिटेशन का होगा या जो भी आगे प्रक्रिया है, लेकिन कानून तो बना। और जो बहुत प्रतीक्षित जो मांग थी महिलाओं की हो या ना हो, लेकिन एक सभ्य समाज में ये होना ही चाहिए था, तो वो जाकर के पूरा हो गया। हालांकि समर्थन सबने दिया, केवल लोकसभा में एआईएमआई के जो 2 सदस्य हैं, ओवैसी और जलील, जो शायद औरंगाबाद से महाराष्ट्र के, उनको छोड़ करके दोनों सदनों में लगभग पूरा समर्थन मिला। तो ये क्या है? ये इसके पीछे आप तर्क समझिए क्या है। लगातार ये बिल कई बार प्रस्तुत हुआ, अंत में जो है 2010 में यूपीए के शासनकाल में हुआ, लेकिन पास कभी नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि मतलब अब समर्थन देने का कारण यह है क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं चुनाव के, वो बताते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत वोट जो है बीजेपी को जाता है। हालांकि उसके पीछे कारण कई हैं, जैसे कि ये भी एक कारण है, जो कल्याणकारी योजना है मोदी जी की या बीजेपी सरकार की या एनडीए सरकार की, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है महिलाओं को। चाहे सिलेंडर वाले मामला हो, घर का फ्री के गैस कनेक्शन हो, या शौचालय का हो, या जो घर भी दिए जा रहे हैं वो भी महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को के नाम पर ही ये रजिस्टर हो रहे घर, यानी उनको समाज में महत्व दिया जा रहा। या इवन 3 तलाक का जो मसला था वो भी महिलाओं से रिलेटेड था। हालांकि उसमें वोट कम पड़े होंगे, लेकिन जो भी 4-5% जो वोट मुस्लिम उनको मिलता है बीजेपी को, उसके पीछे एक कारण ये भी है। और जो स्कीम चल रही है 2 साल से, कोरोना के बाद से, फ्री राशन की स्कीम गरीबों के लिए, वो भी जो है उसका भी प्रभाव सीधा महिलाओं पर पड़ता है। तो यही वजह है कि महिलाओं पर जो है, महिलाओं का ज़्यादातर वोट बीजेपी को जाता है। मतलब 100% नहीं, 50 के आसपास, 47-50 जितने भी बाकी सब औरों में बढ़ता है। इसी डर ने कि कहीं ये जो महिलाओं का जो वो है वोट, अगर विपक्ष ने विरोध किया इस बिल का, तो उनको लेने के देले न पड़ जाए, और ये ना हो कि सारा का सारा 50-60% वोट भी अगर महिलाओं के बीजेपी को पड़ गए तो 350 क्रॉस करने में कोई देर नहीं लगेगी। तो ये एक मजबूरी थी। हालांकि इसमें बहुत कुछ इफ एंड बट्स लगाए। सोनिया जी ने बोला कि मेरे जीवन साथी की ये तमन्ना थी, और इवन समाजवादी पार्टी और ये जो आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव, उन्होंने कितनी असंसदीय बातें कही थी महिलाओं के लिए कि प्रगति महिलाओं, इस महिला बिल से जो है प्रगति महिलाओं को फायदा होगा। तो ये पाखंड सब चलता रहा। और खासकर जो ये यादव लोग हैं यूपी और बिहार के, जो जाति वाली पार्टियां, यादव एमवाई समीकरण वाली पार्टियां हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया। और कांग्रेस की मजबूरी ये थी कि उसको अपने लूट में इन सबको साथ देना जरूरी था। तो भले ही इस मामले में एक मत नहीं थे, लेकिन इस मामले में एक मत है कि जो लूट होगा उसमें सबका जो है मतैक्य था। तो ये जो है, ये शक्ति जो है, अब इतनी सहजता से तो विपक्ष नहीं जाने देता। जो कुछ ये श्रेय जो मोदी जी को मिल रहा है, तो वो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होता है।
तो फिर वो एक मुद्दा उठा के लिया है कि इसमें ओबीसी आरक्षण भी देना चाहिए था और आपको संशोधन करना चाहिए या 100 किस्म की बातें, और अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी तुरंत जो है 2024 के चुनाव में ये नहीं होगा। आप डेट नहीं बता रहे हैं। जब ये कहते हैं कि आप डेट नहीं बता रहे हैं तो याद करेगा, ये वही विपक्ष था जिसने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, जो कहता 370 पे जो है डेट नहीं बताएंगे, हर चीज पर कहते थे डेट नहीं बताएंगे। तो आज वो फिर उसी घूम फिर करके जो है वहीं पर पहुंच गया कि आप डेट नहीं बताएंगे। और कोई मुझे जो लग रहा है, जो इसकी संवैधानिक जो खाना पूर्ति होनी है, जैसे सेंसस हो गया या डिलिमिटेशन हो गया, तो 2024 के चुनाव में भले ही ना हो, लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनाव में तो हो ही जाएंगे, भागीदारी तो उनकी हो जाएगी। जो आज इस बात को कह रहे हैं उसमें इनका क्या रोल होता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। ये 2029 से पहले ये बिल लागू हो जाएगा, जहां तक मेरा सोचना है, क्योंकि जो जिस ढंग से ये कहा जाता है कि आप डेट नहीं बताएंगे, और जो मोदी जी या बीजेपी इसका जवाब जो देती है उसके पीछे ये मुझे लगता है। तो अब मैं आ रहा हूं कि जो है सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने एक तरफ से दूसरी तरफ तक ओवैसी को छोड़ गया। ओवैसी ने उसमें जो है एक मुस्लिम आरक्षण की भी बात करी, लेकिन बाकी लोगों ने सिर्फ उसकी बात करी कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दे रहे हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा हट करके ले जाता हूं। ये जो है अभी आपने देखा होगा, जो कनाडा के वो है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तो वो जिस ढंग से बातें कर रहे हैं बगैर किसी बेस के, वैसी बातें संसद में राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि साहब 3 ओबीसी के 3 सेक्रेटरी हैं, सचिवालय में केवल 3 सेक्रेटरी, और उन पे इतना बिल, वो इतना ही फंड एलोकेट करते हैं। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपके राज्य में ओबीसी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल ट्रूडो जैसे हैं, उनको पता नहीं कि वो कोई 9 साल में कोई सेक्रेटरी नहीं बनता है। वो जो प्रक्रिया है प्रमोशन की, वहां से आते आते बनते हैं। तो अगर नहीं बने हैं तो आपके समय से नहीं बने, इससे पहले तो आपका राज था 9 साल पहले से, कोई एकदम ऊपर से पैरासूट से तो कोई सेक्रेटरी नहीं बनता या चीफ सेक्रेटरी नहीं बनता। तो जो भी अगर माना इसमें कोई खामियां थी, अगर ओबीसी में आरक्षण नहीं था, तो वो जो है आपकी वजह से नहीं था। और मजेदार बात है कि जो उन्होंने बोला, उनको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि संसद में इस बात का वो है कि झूठ बोलने पर जो है आप कुछ बोल लो तो वो झूठ जो है कार्रवाई से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन उसका वैसा इम्पैक्ट नहीं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, सिर्फ यह है कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। उनको पता था कि मैं जो झूठ बोल रहा हूं उसका खंडन आएगा, और खंडन और किसी से नहीं आएगा, अमित शाह से आएगा। जैसे ही वो उन्होंने बोला, अमित शाह उठे, वो अपना भाग लिए। वो शख्स जो कहता है डरो मत डरो मत डरो मत, और उसने मैं अपनी भाषण में भी कह रहा था डरो मत, लेकिन जैसे अमित शाह उठे वो दुम दबा करके भाग गए। ये इनका जो है डरो मत का फॉर्मूला है। पहले तो 14 पत्रकारों से डरे जो कहते डरो मत, लेकिन 14 सच्चे पत्रकारों से, खरे पत्रकारों से, जो जिनके अंदर हिम्मत होती इनके झूठ को उजागर करने की, उनको इन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया। तो डर उनका अपना है, उनका नहीं डर है। इसके बाद जो अमित शाह ने बोला वो देखने लायक है। जो जवाब दिया राहुल गांधी का, वो अब तक बिलबिला रहे हैं। जो अमित शाह ने जवाब दिया, अभी मैं आपको दोनों वीडियो डाल रहा हूं, तो आज में आप उसको देखिएगा। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है
और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। हमारे साथी सांसद अभी चले गए। उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर राहुल गांधी अपने प्रेस वार्ता में आज उन्होंने करी तो वही बात दोहरा रहे थे, जिसका जवाब वो वहां पर सुनने को तैयार नहीं था, जिसका जवाब वो दे चुके हैं कि सरकार सेक्रेटरी नहीं चलाते हैं। सेक्रेटरी माने सचिव। नीतियां सरकार की होती, वो केवल क्रियान्वयन करने के लिए होते हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। सारी पॉलिसी जो सरकार बैठी है, और अमित शाह ने पूरा डाटा दिए हमारे कितने मंत्री, कितने ओबीसी है, क्या है ये करके। एक्चुअली क्या है कि इनके लिए विपक्ष के लिए 2 चीजें बड़ी खतरनाक हो गई है। एक तो महिलाओं का वोट और दूसरा ओबीसी का वोट। अभी तक जो विपक्ष में माना जो ज्यादा था, ओबीसी का मतलब केवल यूपी और बिहार में यादव लोग, लेकिन अदर देन यादव जो ओबीसी हैं वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ चले गए। मैक्सिमम ओबीसी एमपी इनके हैं, बीजेपी के हैं। मैक्सिमम एससी एसटी एमपी किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो इनको सेंध लगानी है ओबीसी और महिला पर, इसलिए वोट देने के बावजूद इतना ये ड्रामा हो रहा है। लेकिन मैं एक इनका पाखंड है इनका, ये उजागर करता हूं। ये कहते हैं कि साहब आरक्षण क्यों नहीं, ओबीसी का महिलाओं में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। पहली बात तो कि ओबीसी का आरक्षण किसी में भी नहीं है, महिला है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जब ये कहते हैं, पूरा विपक्ष कहता है कि हम 85% हैं अपने लिए इंक्लूडिंग मुस्लिम, तो भाई फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? जब तो ओबीसी तुम्हारे हैं, एससी तुम्हारे हैं, एसटी तुम्हारे हैं, 15% मुस्लिम तुम्हारे हैं, 15-20%, 16% जो भी है, फिर तुम्हें तो पूरी जो 180 करीबन जो भी सीटें बनेगी वो तो स्वीप करना चाहिए। क्यों आरक्षण? वैसे स्वीप कर लो। जब सारा बहुमत तुम्हारे साथ है, सभी लोग वो है, और ये सिर्फ मनुवादी बीजेपी के साथ हैं, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? इकट्ठा हो जाओ। जो आपकी पॉलिसी कि हम हर सीट पर एक वो करेंगे, तो महिलाओं में भी एक सीट पर एक प्रतिभागी रखेंगे, एक उम्मीदवार रखेंगे। तो ये पाखंड इनका दिखाता है। जब एक तरफ तो कहते हैं कि हम 85% हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। भाई आप खुद ही मानते हो कि वो जो सिर्फ ओबीसी को ये 50% से ऊपर है, तो अगर ओबीसी तुम्हारे साथ हैं तो आरक्षण किस बात का है?
क्यों नहीं जनरल, जितनी भी जनरल की सीटें हैं वो भी स्वीप करो, जितने भी नॉन आरक्षित हैं, जो गैर आरक्षित सीटें हैं, सब जगह स्वीप करो। लेकिन ये दिल से जानते हैं कि हम उसको जो है, जो ये बिल पास हुआ है, इस पर कोई ना कोई पंगा लगा कर रखेंगे, इसको प्रचारित नहीं होने देंगे, मतलब पॉजिटिवली इसको नहीं जाने देंगे जनता के बीच। जैसे आपको याद होगा जो कृषि कानून आए थे, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने जो है कितना अराजकता नहीं फैलाई, पूरा दिल्ली को घेर के रखा 13 महीने तक, वहां पे हिंसा हुई, सब कुछ हुआ, नक्सलियों का वो पूरा प्रभाव रहा। और नक्सलियों के अलावा जो कोरोना के जो दूसरी लहर आई थी, वो जो विदेशों से आए थे नक्सली लोग, जो आए थे कनाडा से, यूके से या अमेरिका से, वो इस देश में लाए और लाखों लोग सिर्फ इनकी वजह से मर गए थे। कोरोना से जो मरे थे, ये इनकी वजह से मरे थे। तो ये दिल से मान चुके हैं, भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं कि 2024 का चुनाव तो वैसे ही गया, स्वीप कर लेंगे मोदी जी। ये इनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है, ये कितना भी वो करे। लेकिन इससे ओबीसी, अदर देन यादव ओबीसी जो है, इनके साथ आने से रहे। धन्यवाद। राजनीति ऐसी चलती रहेगी। अभी 6-7 महीने और बचे हुए हैं चुनाव के, तो ये सब चलता रहेगा। आजकल कई मुद्दे जो है, जो ये उठाते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जैसे वो वाला अडानी वाला मुद्दा, अब सब गायब हो गए। और भी ऐसे ही वो महिला पहलवानों वाला, ये सब जो है, जो बनाए हुए मुद्दे हैं, सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये नए नए मुद्दे ले आते हैं। अभी आप निश्चित मानिए इस महीने कोई ना कोई जो है मुद्दा आएगा। अभी हो सकता है जो भारत सरकार ने कनाडा के जो नक्सलियों पर जो कड़ाई दिखाई, ये कनाडा सरकार पर कड़ाई दिखाई, ये उसके पक्ष में आ जाएंगे। आप देखते रहिएगा, जितना वामपंथी लिबरल सिस्टम है वो सब कनाडा के पक्ष में आ गए। मैं एक आध ट्वीट देख रहा था, तो उसमें उसके प्रति जो है, जैसे एक कोई रिटायर्ड आईएएस से कोई सूर्य प्रताप, तो वो भी अपना विस्मरण करते रहते हैं, तो वो भी जो है उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा और अपने देश का प्रथम वो रखिएगा कि हमें देश बचाना है, बाकी सब ठीक ठाक है। मोदी के नेतृत्व पर खुश रहेगा। धन्यवाद। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।